बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। वज़ीर आज़म इमरान खान 23-24 फरवरी दौरा करने जा रहे हैं अहम तरीन रूस का। इससे कबल उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया कि माजी में अमेरिका का साथ निभाने का फ़ैसला गलत था और उन्होंने ये बिल्कुल वाज़े कर दिया कि अब हम किसी तनाज़े के साथ नहीं खड़े हैं बल्कि डिप्लोमेसी के साथ खड़े हैं और किसी भी फरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। किसी भी तनाज़े का हिस्सा पाकिस्तान अब मुस्तक़बिल में नहीं बनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बयान उनकी मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी की अक्कासी करता है। प्रोग्राम में पहले इस पर बात होगी, आगे चलकर हम बात करेंगे लाहौर में हुई अहम तरीन मुलाकातों के बारे में। फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी के दरमियान मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात होगी आसिफ जरदारी साहब से, और सिराजुल हक साहब से भी मुस्तक़बिल में मुलाकात करने जा रहे हैं आसिफ जरदारी साहब। क्या सियासी खिचड़ी पक गई है? प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जहांगीर तरीन से मुलाकात का मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को जहांगीर तरीन से बात करनी चाहिए। जो दोस्त हैं उनसे इख्तिलाफात होते हैं लेकिन इस तरह अलहदगी नहीं इख्तियार की जाती है। क्या इमरान खान को जहांगीर तरीन से मुलाकात कर लेनी चाहिए? इन तमाम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया सीनियर तजज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट सज्जाद पीर साहब भी स्काइप पर हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तजज़ियाकार रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम में, और सीनियर एनालिस्ट मोना आलम साहिबा भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शहजाद चौधरी साहब, वज़ीर आज़म का माजी में अमरीका से ताल्लुकात निभाने पर अफसोस का इजहार, क्या मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी का आगाज़ है? अच्छा, दो मुख्तलिफ सवाल हैं। एक तो ये है हिस्सा कि अमेरिका के साथ माजी में पाकिस्तान के जो तल्लुकात रहे हैं, क्या वो ठीक थे या ठीक नहीं थे, या उनको पसंद हैं या नापसंद हैं। देखिए, ये तो एक चॉइस हो सकती है जो कि वज़ीर आज़म साहब अपनी शख्सियत के तौर पे, अपने तौर पे, अपनी सोच के हिसाब से उसका इजहार कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की जो माजी की हुकूमतें हैं वो इससे एग्री करेंगी। पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर, वो काफ़ी फैले हुए हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों से हैं, और जिस तरीके से हमने खुद कहा कि हम किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बेशक पाकिस्तान उस वक़्त कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा बना, उस वक़्त स्ट्रेटेजिक जो चॉइसेस थी उसके हिसाब से उस वक़्त के लोगों ने, उस वक़्त की हुकूमतों ने ये फ़ैसले किए। आज हम उस पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये माज़ी का हिस्सा है और इसका ताल्लुक मुस्तक़बिल से बहुत कम मैं समझूँगा कि हो सकता है। अब आ जाते हैं कि ये जो हिस्सा है जिस पे कि मुतवाज़न, आपका जो सवाल है कि क्या तवाज़ुन क्रिएट होने जा रहा है। देखिए, 2 चीज़ें हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में आइडेंटिफ़ाई की थी जी कि जियो इकोनॉमिक्स जो है वो जियो पॉलिटिक्स को मात देगी। अब जियो पॉलिटिक्स नहीं होगी, अब जियो इकोनॉमिक्स हमारी स्ट्रेटेजिक चॉइस होगी। तो अगर हमने जियो इकोनॉमिक्स को अपनी स्ट्रेटेजिक चॉइस बनाना है तो इसका मतलब है कि तमाम दरवाज़े, तमाम खिड़कियाँ पाकिस्तान की हर तरफ से खुली रखनी चाहिए। इसलिए हम चॉइस नहीं कर सकते, ज़ीरो सम गेम नहीं कर सकते कि अमेरिका के साथ तो बंद कर देंगे, और क्योंकि वो हमारी बहुत गलत पॉलिसी थी तो हम सिर्फ अब रूस की तरफ और चीन की तरफ खोल के बैठ जाएंगे। वजह ये है कि सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनसे हम उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, वो अमेरिका के तकरीबन काबू में हैं, उनके वोट्स सबसे ज़्यादा हैं, वहाँ पे उनका असर रसूख बहुत ज़्यादा है। तो वो तो हमारी मईशत के लिए किसी हद भी ठीक नहीं है कि अगर इस किस्म की चीज़ हो, हम बिल्कुल ही बैठ जाएंगे अगर हमें IMF मिसाल के तौर पे $1 अरब भी ना देता। ये हमारे इतने बुरे हालात हो चुके हुए थे। तो एक तो ये है, तो इसलिए उस पैमाने पे भी ये पूरा नहीं उतरता। दूसरा, कैंप पॉलिटिक्स की बात आ जाती है कि हम चूँकि वहाँ पे जा रहे हैं और हमने अमेरिका को बुरा-भला कहा है कि हम पहले बहुत गलत थे, अब हम रूस जा रहे हैं तो वहाँ पे, तो ये फिर तो कैंप पॉलिटिक्स का डिफाइन करने वाली बात हो गई कि अब जी हम ज़ीरो सम के अंदर अमेरिका को छोड़ के अब रूस की तरफ रुझान किया है। और इस वजह से हम लगता है, तो वो भी अगर आप करेंगे तो कैंप पॉलिटिक्स से तो हमने तो दूर होना है। यही हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में ज़िक्र किया था। हम्म, तीसरी बात ये है कि देखिए, इस वक़्त वहाँ पे हालात जो हैं, एक जंग की कैफ़ियत है, बल्कि जंग तकरीबन होने वाली है इस वक़्त। हम्म, यानी उन्होंने डिविजन्स क्रिएट कर दी हैं, वहाँ पे लोग फ़ौजें तैयार खड़ी हैं। क्या होने वाला है अगले 2-3 दिनों के अंदर किसी को कुछ मालूम नहीं है। ऐसी सूरत में जब अमेरिका और मग़रिब रूस के साथ एक जंग की कैफ़ियत में उलझने वाला है, तो हम वहाँ पे कहीं खुदा न ख़ास्ता हम जियोपॉलिटिकल चारा ना बन जाएँ, जिसको जियोपॉलिटिकल फॉडर कहते हैं। उसके बनने के हमारे जैसे, हम जैसे मुल्कों के जो छोटे खुद हर दर पे जाते हैं कहीं न कुछ लेने के लिए, जी हमें रूस के दर पे जाना चाहिए लेने के लिए, ज़रूर में जाना चाहिए। वहाँ से जो मिल सकता है, स्टील मिल मिल सकती है, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मिल सकती है, और भी कुछ अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जी लेकिन वक़्त की जो चॉइस है वो बेहतर तौर पे करनी चाहिए। हम चारा ना बने,
इन 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 हाथियों की लड़ाई का। तो मैं नहीं समझता कि हम कोई बैलेंस क्रिएट करने जा रहे हैं। हम अपनी गुफ्तगू के अंदाज़ में केयरफुल होके हमें डिफ़ाइन करना है कि हम बेशक खिड़कियाँ खुली रखेंगे, उसमें ठीक रूस भी शामिल है, लेकिन वक़्त का जो हमें चॉइस है उसको बहुत केयरफुली करनी पड़ेगी। ठीक। सज्जाद मीर साहब, आपको भी लगता है वजीर आजम का ये बयान मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी के आकाश है? नहीं जी, खुदा करे कभी हम मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी अपना सकें, ऐसा तो हुआ नहीं। कुछ पिछले दौर में कुछ थोड़ी सी बात हुई थी कि हम चीन की तरफ एक हमारा झुकाव था, या कोई राग़ब थे, या अमेरिका से ताल्लुकात के बावजूद हम चीन से सीपैक और दूसरे फ़ायदे उठा रहे थे, वो भी हमने रोल बैक कर दिए। अब चीन से ताल्लुकात की ही एक एक्सटेंशन थी कि हम रूस के साथ अपने ताल्लुकात बनाएं। जी। ये ताल्लुकात आज से नहीं बनाने की कोशिश हो रही। सबसे बड़ा काम तो भुट्टो साहब ने किया था, स्टील मिल लाए थे, और उस ज़माने में लगता था कि रूस हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। उसके बाद भी कई मुज़ाकरात हुए, कई मामलात पे हुए। ज़ाती तौर पर मुझे इल्म है, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री वो यहाँ लाना चाहते थे, और बहुत सी चीज़ें थीं। ये जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये मेरे ख्याल में 3 साल पहले शुरू हो चुका होता कम अज़ कम। और जिस तरह हमने अपने इस खारजा पॉलिसी के हेज-पेज में इसको पेंडिंग किया है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब अगर हम इस मंसूबे को शुरू कर सकें, तो जिसे अब जियो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, तो उस लिहाज से शायद हमारे लिए कोई ब्रेक थ्रू होगा या अहम बात होगी। हमारी ज़रूरत है कि ये काम आगे बढ़े। यहाँ तक ये बात है कि हम अमेरिका के खिलाफ बयान देकर रूस जाएँ, तो मेरा ख्याल में ये कोई दानिशमंदाना सफारतकारी नहीं है। यानी कि उनको मालूम है कि आप रूस आ रहे हैं, तो लाज़मी है कि आप अमेरिका के खिलाफ बयान दें कि उनके साथ मिलके हमने गलती की थी, या हमने ऐसा किया था, वैसा किया था। हमारे वज़ीर आज़म बहुत सी बातें ऐसी करते हैं, जो खारजा पॉलिसी के लिहाज से, सफारतकारी के लिहाज से ज़्यादा मुस्तहसन नहीं होती। और कहा भी जाता है, कुछ सर्कल कहते हैं, बाखबर लोग कहते हैं कि पुराने तो पर्ची पे बोलते थे, उन पर ये इल्ज़ाम है, इन पर इल्ज़ाम है, ये बगैर सोचे समझे बोल देते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं थी इस वक़्त अमेरिका के खिलाफ आपको बात करने की। अभी तक हम अमेरिका के शिकंजे में हैं, पंजे में हैं, निकलना आसान नहीं है। हम क्या शो करना चाहते हैं, रूसियों को मालूम नहीं है, चीनियों को मालूम नहीं है। चीन से हम वो हासिल नहीं कर सके जो हम हासिल करना चाहते थे, या शायद हम हासिल ही करना नहीं चाहते थे। अब उसकी एक एक्सटेंशन ये है कि चीन की मदद से रूस ने हमारी कई जगह मुआवनत की है। मसलन शंघाई कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए रूस को चीन ने ही निकायल किया था। ये हमारे खारजा मिनिस्टर उस जमाने के थे, ऑन रिकॉर्ड हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो चीन रूस जो एक एक्सिस है, उसमें तो हम कहाँ खड़े होते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से हमें कुछ मिलता है, आगे बढ़ते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पाइपलाइन का मसला है। हमें मोहतात रहना चाहिए, ख़ास तौर पर ये यूक्रेन का मसला जबकि सर पे खड़ा है, हमें कुछ ज़्यादा उल्टे सीधे बयान नहीं देने चाहिए। रज़ा रूमी साहब, आप भी समझते हैं वज़ीर आज़म ने जो माजी में अमेरिका से ताल्लुकात निभाने पर अफसोस का इजहार किया, ये मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी की आकाश नहीं है? दुरुस्त है कि हमारी खारिजा पॉलिसी जो है वो आज़ाद होनी चाहिए, और हमें दुनिया की जो सबसे बड़ी पावर्स हैं, उन सब के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छे तरीके पे अपने मफाद में बढ़ाने चाहिए हमें। और उसमें ज़ाहिर बात है, आजकल चूँकि दुनिया जो है वो माशियात के गिर्द घूमती है, ताकत का मरकज़ अब मुल्कों की माशी जो सूरत हाल है वो है, तो उस ज़िमन में भी ये बात उनकी एक हद तक दुरुस्त है। लेकिन मसला पाकिस्तान में ये है कि अभी जैसे ज़िक्र भी किया कि मगरबी जो ममालिक हैं, जो पावर्स हैं, वो उनके ज़ेर असर है। तो एक तरफ हम जो है हमारे सारे जो इंटरेस्ट हैं और जो हमारी माशी ज़रूरियात हैं, वो मगरिब के साथ अलाइंड हैं, और इसलिए हम उसको रद्द और इग्नोर नहीं कर सकते और रद्द नहीं कर सकते। तो ये इस तरह के बयानात हमारे सियासतदान को जी पता है कि पाकिस्तान ने चूँकि एक बहुत पुराना ताल्लुक है सर्द जंग के ज़माने से, और उसके लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल भी किया गया, और ये एक फीलिंग है पाकिस्तान में कि अमेरिका लेट डाउन कर देता है।
तो वो उस पब्लिक सेंटिमेंट को भी कैश कराने के लिए एक अच्छा तरीकाकार ये बन जाता है इस तरह के बयानात। हकीकत हमारी इस वक्त ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका सबसे बड़ा मरकज अमेरिका है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन है, और जो 5 और तकरीबन 11-12 अरब डॉलर या और MOU कोई तैयार हो रहा है, जो मैंने अखबार में ही पढ़ा है। अगर वो होता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए हमें मुल्क की मईशत पे पहले तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारी जो खारजा पॉलिसी होती है किसी भी मुल्क की, वो उसकी अंदरूनी जो ताकत होती है या पावर होती है, वो उसका मजहर होती है। ठीक, तो आप इख्तिलाफ करते इसलिए हैं कि ये इमरान खान साहब का मुतवाजिन ये जो बयान है, जी ये मैं इसको पॉपुलिस्ट बयान समझता हूँ। और जी, जी, नहीं, नहीं, मुतवाज़िन तो है, मैं इख्तिलाफ नहीं करूँगा, ठीक जवाब मेरा हाँ में ही होगा, ठीक लेकिन मैं सिर्फ वज़ाहत ये करना चाहता हूँ, चूँकि सवाल ऐसा है जी जी कि जो है हमें अपना उनको खान साहब को अगर उन्होंने इस तरह की पॉलिसी करनी है, तो फिर उनको मईशत पे बहुत बिल्कुल तवज्जो ठीक, देनी होगी। बिल्कुल ठीक। जी। मोना साहब, आप क्या समझती हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अब किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं होगा, डिप्लोमेसी का साथ ज़रूर जी, देगा पाकिस्तान। मेरी जी मेरा ख्याल है कि ये जो बयान है, क्योंकि उन्होंने रूसी मीडिया से बात करते हुए दिया है और उस वक्त दिया है जब उनका दौरा होने वाला है रूस जी का, तो आई थिंक कि ये तो अच्छा बयान है और मैं इसको इसी लाइट में लेती हूँ कि अगर उन्होंने वाजे कर दिया है उन्हीं की मीडिया पे आके कि हम किसी के ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, तो एक तरह से ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है कि वो वहां जाने से पहले ये बता रहे हैं कि उनका बेशक जाना वहां हो रहा है, लेकिन इसका कतन ये मकसद नहीं है कि वो उनके ब्लॉक में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त ऑब्वियसली रूस चाहता है कि उनका ब्लॉक स्ट्रांग हो, मुस्तहकम हो। आपको पता है इंडिया काफी टाइम से अमेरिकी ब्लॉक में है और चीन, पाकिस्तान, रूस ये एक बहुत अच्छा प्रोबेबल ब्लॉक बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा इसमें डिफर करूंगी दीगर हमारे तमाम साथियों से कि आई थिंक अगर उन्होंने ये बात वाजे कर दी है अपने वहां जाने से पहले, तो आई थिंक रूस को भी उन्होंने एक पैगाम दिया है, सदर प्यूटिन को भी एक पैगाम दिया है कि हम किसी ब्लॉक में शामिल होने के लिए नहीं आ रहे, हम एक बायलैटरल टूर पे आपकी तरफ आ रहे हैं। बायलैटरलिज्म में अगर हम बात करें तो ये वाकईतन कोई पहला दौरा नहीं है, इससे पहले पिछले भी जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं वो जाते रहे हैं रूस, और लेकिन ये कि इस पूरी चीज को रूस के साथ एक रिवाइव होने में इतने बड़े पैमाने का दौरा हुए हुए काफी टाइम हो गया है। जी तो मुझे लगता है एक नई जान, एक नई तेजी, एक नया जोश और वलवला जरूर आ जाएगा पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में इस पर्टिकुलर दौरे से। बायलैटरलिज्म में हम अगर बात करें तो हम बहुत कुछ रूस के साथ कर सकते हैं, जैसे स्टील मिल्स का तस्करा हुआ, बिल्कुल सही बात है। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का तस्करा हुआ, वो भी एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। तो इस किस्म के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और सीपेक में रूस हमारे साथ किस हद तक शरीक हो सकता है, इसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। जी ये कलेक्टिव बहुत अच्छे एरियाज हैं जहां पर हम लोग रूस के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो अमेरिका के साथ टेंशन और ब्लॉक का हिस्सा बनना, इसको हमें दूर दूर तक छूना भी नहीं चाहिए, ठीक स्पेशली इस दौरे में। और हैविंग सेड दैट, मुझे बिल्कुल एक तवाजुन की जरूरत यकीनन महसूस होती है, ठीक क्योंकि बेशक इस बात के होते हुए भी कि वजीर आजम ने ये बयान दे दिया है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, लेकिन अमली तौर पर हमें अमेरिका के साथ ये जो बर्फ अभी जमा हो गई है हमारे ताल्लुकात में, उसको पिघलाने के लिए अमली तौर पर अभी तक हमने पाकिस्तान की तरफ से एज सच कोई स्टेप नहीं देखा, सिवाय इसके कि हमने बहुत दफा गिला किया कि हमें वहां से कोई कॉल मौसूल नहीं हुई, कोई शुक्रिया अदा जी नहीं किया गया जो हमने अफगानिस्तान से उनके लोगों को निकालने में मदद की। जी हाँ, अभी तक गिले कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उसके आगे हमें बढ़ना चाहिए और एक पॉजिटिव जेस्चर हमें अब उस ब्लॉक में भी देना चाहिए, ताकि हम इस बात को अमली तौर पर बताएं कि वाकईतन हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। और फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा और पहला तकाजा ये होता है कि वो बैलेंस्ड होती है। तो मुझे लगता है अब इस बैलेंस को तो अचीव करने के लिए बहुत आप समझती हैं मुतवाजिन स्टेटमेंट नहीं है? देखिए, मुतवाज़िन स्टेटमेंट है, मेरा जवाब हाँ है, लेकिन मैं आपसे साथ ही इसके अर्ज कर रही ठीक हूँ कि बिल्कुल ठीक इसको हमें अमली जामा भी पहनाना है। इस स्टेटमेंट ठीक को है अमली जामा हम तभी पहनाएंगे जब अमेरिका की तरफ भी हम कोई पॉजिटिव जेस्चर देंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ शिकायत की है अमेरिका से। हम ठीक चीन जाकर आ गए हैं, हमने अमेरिका में जो डेमोक्रेसी समिट हुआ उसमें हम नहीं गए, फिर अब हम रूस जा रहे हैं। ये तीन यके बाद दीगरे इस किस्म के इवेंट्स हैं जो कि हम लोग
इस ब्लॉक की तरफ ठीक, पॉजिटिव मोना साहब आपका पॉइंट है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे साबिक सदर आसिफ जरदारी की अहम मुलाकातों के बारे में। क्या सियासी खिचड़ी पक गई है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। आसिफ जरदारी साहब की लाहौर में अहम मुलाकातें जारी हैं। उनकी एक मुलाकात फजलुर रहमान साहब से हो गई और शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात होनी है, सिराजुल हक साहब से भी वो मिलने जा रहे हैं। रजा रूमी साहब, क्या सियासी खिचड़ी पक गई है? पक रही है। पकी तो मेरे ख्याल से अभी तो ये जाहिर होगा कुछ ही दिनों में कि ऑपोजिशन जो कि तकसीम शुदा रही है पिछले डेढ़ 2 साल में और उससे पहले भी, कि क्या वो वाकई ही में एक एक प्लेटफॉर्म पर आकर, एक पेज पर आकर एक कॉमन गोल के साथ गवर्नमेंट को मुश्किल टाइम देना चाह रही है कि नहीं। ये इसके शवाहिद तो मिल रहे हैं कि उन्होंने आपस में अपने इख्तलाफात किसी हद तक ख़त्म किए हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है इनका प्रॉब्लम यह है कि सारों के अपने अपने मफादात हैं और हर किसी की तो उस लिए बहुत ज़्यादा मफादात का टकराव भी है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये बहुत गैर मामूली किस्म की मुलाकातें और सिलसिले जारी हैं, क्योंकि ऑपोजिशन के नज़दीक जो है ये वाला वक्त है फरवरी और मार्च का, यही सबसे अहम है अगर उन्होंने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है। क्योंकि अगर इससे ताख़ीर होती है मज़ीद, तो फिर उसके बाद तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैसे भी ये गवर्नमेंट जो है अपना वक्त पूरा कर रही है। जी, ये इस बात से कतई नज़र कि क्या होगा, ये भी कुछ बात समझ से बाहर है कि अब गवर्नमेंट जो है वो अपने चौथे साल में दाखिल हो चुकी हुई है। अगला साल इलेक्शन का है, तो क्यों ना वो अपना टर्म पूरा करे और एक रवायत बने पाकिस्तान में कि जो सिविलियन हुकूमतें हैं और वज़राए आज़म जो हैं वो अपने 5 साल पूरे करें और अपनी कारकर्दगी पर अवाम उनको सिलेक्ट करे या रिजेक्ट जी। करे। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से रविश बन चुकी हुई है कि तीसरा चौथा साल होता है हर गवर्नमेंट का। आप पिछली 2 हुकूमतें भी देख लें तो वज़ीर-ए-आज़म को चेंज करने की जो एक ख़ास दौड़ लग जाती है। जी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हो, जैसे यूसुफ रज़ा जी। केलानी का हुआ था, या नवाज शरीफ का हुआ था, या अभी पार्लियामेंट के थ्रू तैयारी जारी है। अब देखते हैं कि क्या बनता है। अलबत्ता ये ठीक, मुलाकातें गैर मामूली नौइयत की हैं और यकीनन ये हुकूमत के लिए एक ठीक। मोना जी। साहब, आप समझती हैं जो मुलाकातें इस वक्त जारी हैं, सियासी खिचड़ी पक गई है? जवाब, मुझे लगता है कि अभी तक जो पोजीशन अपनी मुलाकातें कर रहे थे उन तमाम में से ये वाली मुलाकात मुझे सबसे अहम और सबसे बड़ी मुलाकात लगती है, क्योंकि पीडीएम में जब ये थे तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम आया था वो इन्हीं दो जमातों का आया था, जेयूआई का और पीपल्स पार्टी का। और अगर आप नजरियाती तौर पर देखें तो ये दो जमातें बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि बड़ी जमातें हैं, दोनों बड़ी जमातें हैं और उसके बावजूद दोनों पोल्स अपार्ट हैं। एक बिल्कुल लेफ्ट की जमात है और एक बिल्कुल राइट की फंडामेंटल जमात है, जेयूआई। तो जी, इसलिए इन दोनों का एक तो एक रिवायती इनका प्रॉब्लम और इनका एक नजरियाती इख्तिलाफ शुरू दिन से था। फिर पीडीएम में जब ये थे तो आपको याद होगा कि एक जमात जेयूआई वगैरह और नून लीग उनके साथ शामिल थी, वो तमाम कहते थे कि फौरी तौर पर इस्तीफे दें और असेंबलीज तोड़ें। जिस बात के ऊपर पीपल्स पार्टी नहीं मानते थे और पीपल्स पार्टी का जो बेसिक इनके साथ जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था वो इसी एक नुक्ते नजर पर हुआ था। फिर बात तो मुझे लगता है कि वो एक सिर्फ बात को मजीद बिगाड़ने के लिए एक मामला हो गया, लेकिन असल जो इनका प्रॉब्लम था वो यहीं से शुरू हो गया था। पीपल्स पार्टी कहते थे हम कतई इस्तीफा नहीं देंगे असेंबलियों से और आप तहरीक अदम एतमाद में। अब हम अल्टीमेटली देखते हैं कि ये जो दो फरीकैन इतने मुख्तलिफ होने के बावजूद और इतनी इनमें तल्खियां आने के बावजूद अगर ये इकट्ठे हुए हैं तो ये मुझे लगता है अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन इसके ऊपर जो स्टैंप है वो यकीनन तब लगेगा जब बाकायदा तौर पर कोई ऐलान हो इस किस्म का कि पीपल्स पार्टी वापस आ गई है पीडीएम में। ये लोग इकट्ठे थे तो इनकी ताकत थी, ये लोग डिवाइडेड है तो इनकी सच्ची बात ये है कि वो ताकत नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करूंगी, रजा साहब की बात नहीं है, लेकिन इन प्रोसेस है
और उसमें जहांगीर तरीन साहब का भी एक एलिमेंट है जो कि आई थिंक कि आप अपने अगले सवाल में कवर करेंगे, इसलिए मैं उसके ऊपर अपनी बात पेश करती हूँ। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पेशरफ्त है गोया ये जो एक और मुद्दा जो उठाया है रजा साहब ने, तो खिचड़ी पक गई, कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। आपको लगता है खिचड़ी पक गई? हो जाती है मुहिम वजीर रजा साहब ने तो कहा कि खिचड़ी अभी पक रही है, आप समझती है पक गई है? मुझे भी लगता है पक रही है। अभी तक इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है, ये अभी भी लोग जमा कर रहे हैं और सिर्फ ये बात है सोचने वाली कि ये अब क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब अगर नहीं किया तो फिर कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपका पॉइंट है, आप बिल्कुल ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आप भी मुत्तफिक हैं कि जो मुलाकातें इस वक्त जारी हैं लाहौर में, सियासी खिचड़ी पक चुकी है? यार देखो, आसिफ जरदारी साहब को भिंडी बहुत पसंद है, वो मेरे ख्याल में सिंध से भिंडी तो ले आए हैं और कुछ आग का बंदोबस्त भी हो गया है। अच्छा। लेकिन अभी गोश्त और मसाले का इंतजार है। तो जब तक गोश्त कहीं से आता है, कितना आता है, आता भी है या नहीं आता, और मसाला कोई लेके आएगा या नहीं आएगा, तो फिर उसके बाद ही खिचड़ी का कोई काम शुरू होता है। तो ये चीज़ें हैं जिसका इंतज़ार हो रहा है। सिर्फ आधा काम हुआ है, आधा अभी रहता है। लेकिन मेरी दुआ है कि ये खिचड़ी पके, ज़रूर पके, ताकि किसी तरफ लगे। या तो लोग इसको खा लेंगे या उठा के इसको तोड़ के हांडी को फेंक देंगे। जो भी होगा आ जाना चाहिए, बिकॉज अब जिस तरीके से तैयारी हो रही थी इस खिचड़ी की, अब इस खिचड़ी को किस तरफ लगना ही चाहिए, और ज़रूर लगना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। तो अभी सियासी खिचड़ी पकी नहीं है? जी जाहिर है जी, अभी तो आधा सामान भाग तैयार है, भिंडी आई है, बाकी बहुत कुछ रहता है अभी। सज्जाद मीर साहब जी, मेरे ख्याल में ये कहना कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का एक हो जाना बड़ी बात होगी, ये तो हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों एक नहीं होते तो तहरीक में एतमाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन असल बात यह थी कि उनको किसकी मदद हासिल होती है, वो इत्तेहादियों की, काफ लीग की, MKM की, GDA की या और जमातों की, या उन्हें उनके अपने अंदर PTI के अंदर से लोग ग्रुप मिलते हैं जिसको जहांगीर तरीन ग्रुप कहा जाता है आजकल आमतौर पर। उनकी मुलाकातें हुई हैं, उसकी तस्दीक भी हो गई है, फैजुल हसन चौहान ने भी कर दी है, और भी ज़राए करते हैं, कुछ सहाफ़ती ज़राए जो बाखबर हैं और बताते हैं कि अहमद महमूद के यहाँ जो दोनों बरादर निस्बती हैं, ये मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में बहुत सी बातें उन्होंने तय की हैं। ज़ाहिर है सबके अपने इंटरेस्ट है। बिलावल ने कह दिया है कि हम नहीं अब वज़ीर आज़म के ओहदे के मुतमन्नी, या मुस्लिम लीग को लाना चाहिए, वो बड़ी जमात है। और उन्होंने ये कहा, यह भी कह दिया है कि अगर नाकाम हो जाती है तो हम फिर मैदान में उतरेंगे, और गोया हमारी स्ट्रगल में एक मोमेंटम आएगा। इसलिए इसको कोई ये ना समझें कि ये हम नाकाम हो गए तो खुदा ना खास्ता हार जाएंगे। गोया ये खौफ, ये खतरा उन्होंने अपने दिल से निकाल दिया है कि कामयाबी होती है कि नाकामी होती है। जहांगीर तरीन ग्रुप के में अहमद महमूद का मिलना का मतलब वो तो पीपल्स पार्टी के साथ है। वो चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ जाएं ये लोग, सारा ग्रुप, और जहांगीर तरीन भी शायद वो एक लीनियंट उनकी थोड़ी सी है, थोड़ी सी कहूँगा, ज़्यादा तो नहीं। लेकिन इसके बावजूद जो अरकान हैं वो चाहते हैं कि नून लीग उनको सपोर्ट करे, उनको टिकट दे। कुछ लोग जो हैं वो शायद आज़ाद लड़ने को तैयार हैं, लेकिन बाकी लोगों का ख्याल है कि हमें नून लीग को अकोमोडेट करना पड़ेगा। 25 कैंडिडेट हैं, शायद कहा जाता है कि कोई फार्मूला तय किया जा रहा है कि 25 तो मुमकिन नहीं है, शायद 15 या कुछ इतने अरकान के बारे में कोई फार्मूला तय हो जाएगा। अगर ये बात दुरुस्त है, और ये बहुत चंद एक बाखबर सहाफ़ियों ने इतला दी है, क्योंकि जो अहमद महमूद हैं वो बात को दिल में रखने के ज़्यादा कायल नज़र नहीं आते, मुझे माजी में भी यही तजर्बा हुआ है। अगर बात दुरुस्त है तो फिर इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर काफ लीग भी और दूसरे लोग भी जो है उनका आना मुश्किल नहीं रहेगा। और जहां तक पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है, अगर नो कॉन्फिडेंस तहरीक आनी है तो वो दोनों यकीनन इकट्ठे होंगे। मैं अब अशारे की बात नहीं करता, अंपायर की बात नहीं करता, कोई तीसरी बात नहीं करता, जो आम सा तज्जिया है वो यही बनता दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक है, आपका भी पॉइंट आ गया। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शेख रशीद साहब के उस मशवरे की जो उन्होंने हुकूमत को दिया है कि अब हुकूमत को जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात कर लेनी चाहिए, उनसे बात कर लेनी चाहिए। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि अब बात कर लेनी चाहिए, जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात कर लेनी चाहिए। क्या इमरान खान को मुलाकात कर लेनी चाहिए अब जहांगीर तरीन से? मुना आलम साहब।
देखिए, मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि वरना इनकी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो उस पे बहुत डेंट आएगा और मजीद डेंट आएगा। आपको पता है कि इनको चीनी के पूरे स्कैंडल के ऊपर जहांगीर तरीन साहब और उनके तमाम जी ग्रुप का इसके ऊपर ऑलरेडी कोई एक्शन हुआ है। तो ऑब्वियसली जो हुकूमत और जो पार्टी अकाउंटेबिलिटी एहतसाब के स्लोगन के ऊपर आई हो, उनसे तो सबसे ज्यादा की तवक्को रख ली जाती है। फिर तो अगर ये मुलाकात कर लें, फिर तो यही तासुर एक आम जाएगा। अगर मैं सियासी स्टैंडिंग और पर बात करूं तो यही तासुर जाएगा कि देखिए, पहले तो आपने उनको कहा कि चीनी स्कैंडल में इनका नाम था, अब जब आपको लग रहा है कि ये ऑपोजिशन की तरफ जा सकते हैं तो आप इनसे मुलाकातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये टाइम बिल्कुल सही नहीं है। अगर ये मामला टल जाता है, नो कॉन्फिडेंस का जो भी तलवार है वो इनके जी ऊपर से अगर हट जाती है, तब शायद बाद में मुलाकात इसको रोकने के लिए मिल रहा है। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं? शेख रशीद साहब कह रहे हैं दोस्तों से इख्तलाफात होते हैं, कता ताल्लुकी नहीं की जाती। क्या इमरान खान साहब को मुलाकात कर लेनी चाहिए जहांगीर तरीन साहब से? अच्छा, पहले ये सोचने की बात है कि शेख रशीद ये बयानात क्यों दे रहे हैं। वो तो खुद को गेट नंबर 4 का चौकीदार समझते हैं और कहते हैं, क्या उन्हें कोई इशारा मिला है कि अगर जहांगीर तरीन से हुकूमत ने मुलाकात न की तो बड़ी खराबी होगी, तो मेरी जान बड़ी सख्त खराबी होगी वाली बात है? क्या मसला है? या दूसरी बात यह है कि शहबाज गिल ने भी शेख रशीद के बारे में बड़ा एक टेढ़ा सा बयान दिया था कि उनका परवरदा है नून लीग का, इसलिए उल्टे सीधे बयान देता है। शेख रशीद भी क्या कुछ नाराज तो नहीं, कोई रास्ता तो नहीं ढूंढ रहे, तलाश तो नहीं कर रहे? पब्लिकली ऐसा मशवरा देने की जरूरत उन्हें क्यों महसूस हुई है? या सचमुच सूरत हाल है कि वो हवा का रुख बदलता हुआ देख रहे हैं और उन्हें इस बात का खदशा है, बल्कि शायद उनको इशारा मिला है कि जहांगीर तरीन जो है वो अपोजिशन के साथ जा रहे हैं और उनको यकीन है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है वो पास हो जाएगी। रहा ये कि इमरान खान को मुलाकात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इमरान खान का मजाज नहीं है जी। यानी कि ये एहतसाब का नाम लेकर हो सकता कि जैसे मुना कह रही हैं वो डट जाए कि मैं तो नहीं करता, अगरचे उसने मुलाकात की थी, लेकिन उस वक्त मसला ये था कि काम जहांगीर तरीन का था, मुकदमे उसके खिलाफ थे, चुपके से मुलाकात कर ली। अब मसला इमरान खान का आ पड़ा है, उसके इक़्तिदार का मसला आ पड़ा है और उसकी कुर्सी का मसला आ पड़ा है। तो वो जिस अना के जिस मनसब पे फायज हैं और जिस पेडेस्टल पर वो खड़े हैं, उसके लिए उन्हें मुलाकात करना बड़ा मुश्किल लगेगा। और ये बात दुरुस्त है कि उससे तासुर यही पैदा होगा कि वो ऐसे वक्त में मुलाकात कर रहे हैं जब उनकी हुकूमत कोई डोल सी रही है, तो ये तासुर देना भी उनकी कमजोरी को जाहिर करेगा। लेकिन सियासत में होता यही है कि अगर आप किसी मुलाकात से एक तरह सर झुकाकर या कुछ बात बनाकर कुछ कर सकते हैं, अभी आप ओहदे तो देंगे ना, आप कहते हैं वजीर ममलकत बना देंगे तमाम लोगों को और उनको जो हमारे इत्तेहादी है उनको और कुछ बहुत दे देंगे, तो अगर आप ये कर सकते हैं तो अपने पुराने साथी के साथ भी आप कुछ कर सकते हैं। उसमें एक मसला और भी है कि जो एक बड़ी मजबूत लॉबी खुद मौजूद है इमरान खान के गिर्द, वो शायद जहांगीर तरीन से उन्हें मिलने न दे, इसलिए बड़ा मुश्किल है ये मुलाकात। लेकिन मुलाकात कर लेना सियासी तौर पर तो एक ऑप्शन है और गलत ऑप्शन नहीं है। शायद इसके रिजल्ट अब वो ना निकल सकें जो निकलने चाहिए थे। शहजाद चौधरी साहब, आप भी समझते हैं, सज्जाद मीर साहब तो कह रहे हैं मुलाकात कर लेनी चाहिए, आप समझते हैं इमरान खान को जहांगीर तरीन से मुलाकात कर लेनी चाहिए? देखिए, जहांगीर तरीन के हवाले से एक शेर है, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। तो अगर तो अमर होना चाहते हैं तो फिर समंदर में उतर जाएं, और अमर होने के लिए फिर पीएमएलएन और पीपीपी की ऑप्शन मौजूद है, खासतौर पर पीएमएलएन की, क्योंकि वो तो एक समंदर है, उसके अंदर फिर अगर गए तो इनकी अपनी शनाख्त खत्म हो जाएगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन की जो सियासत है वो शनाख्त की सियासत है, जहाँ उनकी पहचान हो। इसीलिए उनकी थोड़ी सी बहुत नाराजगी है जो कि पीटीआई के साथ है कि उनकी जो शनाख्त थी, जो पहचान थी, उसको कम कर दिया गया। अब ये जो प्रेशर ग्रुप बनाया है, इस प्रेशर ग्रुप की भी टेक्निकल लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। कानूनी तौर पर जाएं तो ये कुछ भी नहीं बेचारे कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा सकते हैं, लेकिन गिराने के बाद किसी और की कोई मदद नहीं कर सकते। तो अगर तो बुग़्ज़े मुआविया में वोट देना है तो फिर जहांगीर तरीन का ग्रुप हो सकता है कि इमरान खान को गिरा दे, और इसलिए फिर ज़रूरत है कि जाके ये मिल लें और उनसे बातचीत कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि जहांगीर तरीन शनाख्त की सियासत के हवाले से और फिलहाल अभी अमर नहीं होना चाहेंगे, और इसलिए वो इतनी जल्दी कुछ छलांग किसी ग्रुप में नहीं मारेंगे, और बल्कि वो सबसे पहले जो नेचुरल अलायंस है उनका पीटीआई का,
जो उनका घर है पीटीआई में, उनके लिए मुस्तकबिल है, उनकी औलाद, उनके दोस्तों के लिए मुस्तकबिल है, और ये सब का सब जो है ये आगे बढ़ के एक शक्ल इख्तियार कर सकता है जो कि पीएमएल-एन उनको नहीं दे सकती और पीपीपी भी नहीं दे सकती, जो पीटीआई दे सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत जल्दी है इस काम में। हाँ, भाव-ताव चल सकता है। और दूसरी बात, एक और चीज़ याद रखें, अगर पीटीआई की वजह से वो नाराज़गी इतनी बढ़ जाए तो फिर अगला स्टॉप उनका पीएमएल-क्यू होगा, जो उनका प्रीवियस पार्टनर है। इसलिए एक तरह से एकदम से अज्यूम कर लेना कि पीएमएल-एन जो कि समंदर होगा, लेकिन वहाँ पे जो गया वो सो गया। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन इतना सस्ता सौदा करेंगे। तो मुलाकात कर लेनी चाहिए इमरान खान को? मेरा ख्याल है ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक, रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं? मुलाकात हो जानी चाहिए जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान? शेख रशीद साहब भी मशवरा दे रहे हैं, उन्होंने कह भी दिया कि दोस्तों से इख्तलाफात होते हैं, कतई ताल्लुकी नहीं होती। देखिए, ये सवाल कुछ अजीबो गरीब सा है कि मुलाकात होनी चाहिए तो खान साहब को ही फैसला करना पड़ेगा अपने हालात और वाक़यात और ख़तरात के पेश नज़र। मगर ये बात ज़रूर है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनका कलीदी रोल था पीटीआई की हुकूमतें बनवाने के, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो पंजाब की या मरकज़ में जिस तरह से हुकूमत को कोalition को बनाया गया 2018 के इलेक्शंस में, उसमें वो एक उनका सेंट्रल रोल था, एक किंग पिन का रोल था। यानी कि उनके बगैर ये शिराज़ा जो है वो बिखर सकता है। और यही अब आप देख रहे हैं कि वो जो ही निकले हैं, उनकी खान साहब से इख्तलाफात हुए, चीनी का स्कैंडल आया, उस पे उनके खिलाफ तहकीकात हुई। अभी तो खबरें आ रही थी कि उनकी शायद उनके और उनके बेटे की अरेस्ट के लिए भी कोई ऑर्डर जारी किया गया। बहरहाल वो फिर पता नहीं है कि वो सही है कि नहीं है। लेकिन ये कि ये दूरियां जो बढ़ी हैं तो खान साहब की मुश्किलात, सियासी मुश्किलात में और इजाफा हो गया है। जिस तरह की उनकी गवर्नमेंट है पंजाब में और मरकज़ में, वो चंद ही इत्तेहादियों के सर पर और चंद ही सीटों के ऊपर वो चल रही है। और तरीन साहब जो हैं उनके पास कुंजी है अब इनकी सियासी बका की। जो शेख साहब ने उनको बात कही है, खान साहब को जो मशवरा दिया है वो अहम है, क्योंकि अगर वो नहीं अपने ताल्लुकात ठीक करते तो फिर तरीन साहब जो हैं वो एक अहम रोल अदा करेंगे। उनका जो ग्रुप है, जहांगीर तरीन ग्रुप जिसे कहा जाता है, पंजाब असेंबली में भी और मरकज़ में भी कुछ एमएनएज हैं, वो इस तरीके अदम एतमाद में आगे आगे होंगे, ये जब भी लॉन्च होगी, अगर होगी तो। और इसी वजह से जो है खान साहब ने अगर अपनी सियासी तौर पर अपनी हुकूमत को बचाना है, अपनी टर्म पूरी करनी है और इस तरीके अदम एतमाद के ख़तरे को टालना है, तो फिर उनको तरीन साहब से कुछ ना कुछ लेन देन करके प्यार मोहब्बत जो है दोबारा से बढ़ाना पड़ेगा। वगरना अगर ये अलहदा होते हैं तो फिर ये मसला है खान साहब की गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अब आप अगर देखें तो अपोजिशन की हिकमत अमली जो है वो अब इत्तेहादियों पे नहीं है कि एमक्यूएम और पीएमएल काफ को कायल करना है। उनका सारी तवज्जो और फोकस इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप पर है, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसके अगर 15-20 एमएनए भी निकलते हैं तो ये हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गवर्नमेंट गिर सकती है। इसलिए ये अब सूरत हाल है। अब ये कैसे हुआ ये सारा मामला, इसके ऊपर बड़ी लंबी बहस चाहिए, वक्त नहीं है। मैं देख रहा हूँ वो क्लॉक जो है वो टिक टिक कर रही है। तो बहरहाल मुख्तसर जवाब ये कि कर लेनी चाहिए मुलाकात, अगर अपना बच बचाव करना है तो। और आप मुलाकात होती भी देख रहे हैं मुस्तकबिल में? मेरा नहीं ख्याल कि मुलाकात होगी, क्योंकि खान साहब भी जो हैं वो भी नहीं मिलेंगे और मेरे ख्याल से तरीन साहब भी नहीं मिलेंगे। देखिए, जहांगीर तरीन साहब जो हैं, ना सिर्फ ये कि वो एक बहुत ही सेल्फ मेड और बहुत बड़े सरमायादार हैं, अरबपति हैं, बल्कि वो उनके जो बहुत ताकतवर हल्के हैं पाकिस्तान में, उनसे भी बड़े गहरे और अच्छे मरासिम हैं। तो वो उनके कहने पे मिलेंगे, वरना तो वो नहीं मिलने वाले। अच्छा, वन लाइनर रिप्लाई चाहूंगा बाकी मेहमानों से भी। शहजाद साहब, आपको भी लगता है मुलाकात हो जाएगी? होती देख रहे हैं आप? देखिए, अगर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, सियासत में सब कुछ होता है। लेकिन आज जो आपका सवाल था उसको मैं यूं समझा कि क्या जरूरत है मिलने की या नहीं, यानी इतनी मजबूरी आन पड़ी है कि उसमें मिल लें। मैं समझता हूँ वो मजबूरी नहीं है। ठीक। सजाद मीर साहब, मुलाकात होती देख रहे हैं आप? नहीं, फिलहाल तो नहीं देख रहा मैं इनकी, लेकिन सियासत में सब कुछ हो सकता है। सियासत में सब कुछ। मुन्ना साहब, आपको लगता है मुलाकात हो जाएगी?
हॉस्पिटल में एडमिट थे और अब से मेरा ख्याल है आज वो वापस घर आ गए हैं, तो शायद अगर कोई तबीयत पूछने के लिए या दरियाफ्त करने के लिए बात कर सकते हैं खान साहब, लेकिन आई थिंक उससे वही तासुर जाएगा जैसे आपको पता है चौधरी बरादरान से, चौधरी शुजात से जो शहबाज साहब मिलने गए थे तबीयत पूछने के बहाने और दीगर बातें ठीक, तो आपको पता है लोगों ने बिल्कुल बाय नहीं किया था, तो मुझे लगता है अगर उस बहाने से भी मिलेंगे तो लोग बाय नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। मुना आलम साहिबा, रज़ा रूमी साहब, सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।